एग्जाम पंचायत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे और उनके अंतर्गत हम लोगों ने जो उनसे रिलेटेड जो परिचय था मतलब उनके परिचय को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ा, समझा और जानने की कोशिश की। अब हम लोग का नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलन कार्यों को अब पढ़ते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गांधी जी का चंपारण आने का कारण क्या था, वो चंपारण में आकर क्या क्या किए और उनका साथ कौन कौन दिया, ये सब इन सब बिंदु पर आज हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जो चंपारण सत्याग्रह है उसको बस हाईलाइटेड नहीं पढ़ेंगे, पूरा डीपली नॉलेज लेंगे। आखिर चंपारण सत्याग्रह में क्या था, राजकुमार शुक्ल के बारे में पढ़ेंगे। जो जो प्रकरण हुआ उस आंदोलन के दौरान सभी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। यदि इससे पहले हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी इशू आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारा टेलीग्राम नंबर है और टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम पंचायत। आप जाइए टेलीग्राम पे, सर्च ऑप्शन में एग्जाम पंचायत सर्च कीजिए और वहाँ से आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या आपको आती है तो आप हमसे वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इसके अलावा जो भी टॉपिक है, जैसे करंट अफेयर्स, इन सब टॉपिक को वहाँ पे बताया जाता है। जो भी रिलेटेड करंट आते हैं वो उसको ऑप्शन के थ्रू वहाँ पे क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए तो आज शुरू करते हैं, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं कि और हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल्स पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। इससे पहले की क्लास में तो हम लोगों ने गांधी जी का परिचय पढ़ा था, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया वो सब। अब गांधी जी द्वारा भारत में क्या क्या किया गया अब वो पढ़ेंगे। तो उस प्रकरण में सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917, जो कि 1917 में हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह से। तो आखिर चंपारण सत्याग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ। यह आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में वहाँ से चालू हुआ, इसलिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह से संबोधित किया जाता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि इस सत्याग्रह क्यों किया गया? तो जो नील के जो व्यापारी थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे, उनके विरुद्ध था। तो विरुद्ध क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में बहुत मतलब अंग्रेजों द्वारा नील की खेती बहुत की जाती थी और यहाँ के लोगों द्वारा करवाई जाती थी। तो होता क्या था कि अंग्रेज खेती तो करवाते थे, लेकिन उसके बदले उचित मूल्य जो किसान को मिलना चाहिए वो नहीं देते थे। काफ़ी अत्याचार था। इन्हीं अत्याचारों के असंतोष के कारण यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और जो नील व्यापारी थे उनके विरुद्ध, उनके शोषण के विरुद्ध एक आंदोलन था। तो क्या था? तो वो नील व्यापारी के विरुद्ध जो किया गया आंदोलन क्या कहलाया? चंपारण आंदोलन। तो आप लोग ये चीज़ क्लियर हो गया कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? तो वो नील व्यापारी के शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था जो महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो हम इस क्लास में ये भी बताएंगे कि आखिर जो नील शोषणकारी व्यवस्था था तो गांधी जी को कैसे पता चला, आखिर गांधी जी चंपारण क्यों आए, ये सारे तथ्यों को इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो यदि नील की बात आती है
तो नील का उपयोग क्या है, आप लोग बताइए कि नील का उपयोग क्या है। तो आपको पता होगा नील द्वारा कलर करने मतलब किसी चीज़ को कलर करने के लिए काफ़ी यूज होता था, और ये नील यूरोप में काफ़ी फेमस था, और क्योंकि ये अधिक यहाँ से तो लोग कम दाम में खरीदते थे, और इस नील पे ब्रिटेन में चाहे यूरोप में काफ़ी मुनाफा के साथ बेचा जाता था, काफ़ी मुनाफा के साथ बेचा जाता था। लेकिन हुआ क्या था, तो हुआ ये था कि नील की तो खेती होती थी, और हुआ क्या कि एक एक एग्रीमेंट के तहत वो लोग काम करवाते थे। तो चलिए ठीक नहीं है, जब डिमांड अधिक है तो थोड़ा कम भी मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कब हुआ किसानों को, दिक्कत तब हुआ कि जर्मनी में कृत्रिम रंग का आविष्कार हो चुका था, आविष्कार हो गया। तो भाई कृत्रिम रंग ये तो पेड़ द्वारा खेती होता था, पौधे द्वारा नील प्राप्त किया जाता था। लेकिन क्या होता है, जर्मनी में कृत्रिम रंग का आविष्कार हो जाता है। तो यदि कृत्रिम रंग का आविष्कार होगा, कलर का आविष्कार होगा, तो जर्मनी से यूरोप में काफ़ी मात्रा में इस कृत्रिम रंग को भेजा जाने लगा, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो भारतीय नील था उसका डिमांड कम गया, डिमांड कम हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, जो डिमांड कम होगा तो यहाँ तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट का कोर्स है, तो डिमांड कम होगा तो यहाँ पे उत्पादन कम होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो नील व्यापारी उत्पादन कम नहीं करते हैं, इसके बदले क्या करते हैं, ये नील व्यापारी ये अपना मनमाना करने लगते हैं। मनमाना इन द सेंस कि जो उचित मूल्य मिलना चाहिए किसान को वो नहीं देते थे। वो बोलते थे, मान लीजिए किसी का मार्केट वैल्यू 10 रुपया, किसी चीज़ का मतलब बिस्किट का वैल्यू 10 रुपया है, बहुत डिमांड में है, तो चलो एक बार में बहुत सारा यूज हो रहा है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। अब उस 10 रुपये के बिस्कुट का डिमांड कम हो गया, और कोई खरीदता नहीं था, तो क्या करेगा, बोले कि हाँ भाई 5 रुपये दोगे तो लेंगे, नहीं तो तुम रखो अपना। तो ये बॉन्ड बनवा लिए थे अंग्रेज द्वारा, जो अंग्रेज व्यापारी थे बॉन्ड बनवा लिए थे, और ये अपना मनमाना करने लगे थे। तो ये मनमाना करने लगे कि नहीं, हम तुमको इतना ना दें कि इतना करना है, लेकिन तुमको करना है। तो चलो ठीक है। तो इस कारण नील जो कृषक थे, इस कारण नील कृषक की स्थिति दयनीय हो गई। दयनीय हो जाती है। तो दयनीय हो गई, तब क्या हुआ कि एक तो कृत्रिम रंग के कारण वो सारा डिमांड कम गया, तो और ये एक तरफ अंग्रेज मनमाना कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चालू हो जाता है। जैसे ही दूसरा कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एक अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। बस इतना जानिए कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चालू हो गया था। तो क्या होता है कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पे चालू होता है, तो जो जर्मनी का जो कलर था, ये जर्मनी का जो कृत्रिम रंग था, ये इसका यूरोप में जाना बंद हो जाता है। जैसे यूरोप में बंद हो जाएगा तो फिर से नील का डिमांड बढ़ जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो यूरोप को अधिक से अधिक मुनाफा चाहिए था। तो क्या करता है कि जो रियायत मतलब बहुत कम दाम पे जो नील मिलता था, ये जबरदस्ती किसान से मतलब उत्पादन करना चालू करवा देते हैं। जब उत्पादन और ये लोग नहीं चाहते थे
कि हम अधिक से अधिक मतलब मुनाफा नहीं हो रहा है तो अधिक से अधिक नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती नील का उत्पादन करवाया जाने लगता है। तो क्या होता है, जैसे ही होगा तो अब और स्थिति दयनीय हो जाएगी, और जिसका फलस्वरूप गांधी जी आएंगे 1917। इसी जो सारा जो नील व्यापारी का जो मनमानी है उसके अगेंस्ट यह आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, एक काम नोट कीजिए तब तक आप लोग। तो ये हुआ, ये तो हो गया, समरी हो गया। अब मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा। चलिए आप लोग इसको तब तक नोट कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा, इससे मतलब कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नील व्यापारियों के विरुद्ध प्रथम आवाज कब बुलंद किया गया, कब बुलंद किएगा। ये यदि स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो विद्रोह हुआ, प्रथम विद्रोह मतलब प्रथम आवाज कब मतलब कब उठाया गया। तो जो प्रथम आवाज है नील व्यापारियों के विरुद्ध प्रथम आवाज कब उठता है। ये प्रथम आवाज 1859 ईस्वी को उठता है, और 1859 ईस्वी को कहाँ पे ये आवाज बुलंद किया जाता है। तो दो जगह है, एक नदिया, बंगाल का नदी, पश्चिम बंगाल का नदिया, और दूसरा यसोहर। नदिया और यसोहर नामक स्थान पर प्रथम बार नील किसानों द्वारा नील व्यापारियों के विरुद्ध आवाज उठाया जाता है। और इसी प्रकरण को 1860 में नील दर्पण में नील किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया जाता है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि नील दर्पण जो पत्रिका है, यह एक पत्रिका जो नील दर्पण एक पत्रिका है, किनके द्वारा संचालित होता था। तो यह नील दर्पण जो थे, इनका नाम था आपका दीनबंधु मित्र। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा यह पत्रिका का संपादन किया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रथम बार जो देखिए दो क्वेश्चन बनेगा, प्रथम विद्रोह कब हुआ और प्रथम आवाज कब बुलंद किया गया। यदि आपसे पूछे कि प्रथम बार आवाज कब बुलंद किया गया, ये क्वेश्चन है कि प्रथम बार आवाज कब बुलंद किया गया, तो यह 1859 ईस्वी हो जाएगा। कहां से किया गया था, नदिया से किया गया था और यसोहर से किया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो नील व्यापारी की दयनीय स्थिति के बारे में किस पत्रिका में विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया, तो वो नील दर्पण में प्रकाशित किया गया, जो कि दीनबंधु मित्र द्वारा, जो जिनके संपादक दीनबंधु मित्र थे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप ट्रिपल स्टार इस पर लगा लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये हो गया। तब इसमें ये आता है कि ये जो नील दर्पण है, नील दर्पण का जो नील दर्पण था उसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो नील दर्पण
इसका अंग्रेजी अनुवाद 1961 में कवि मधुसूदन दत्त द्वारा किया गया। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। तो मैंने बताया कि इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किनके द्वारा किया गया, तो कवि मधुसूदन दत्त द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। किसका किया गया? तो नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया। तो चलिए आप लोग इसको तो नोट कीजिए। तो अभी तक हमने बताया कि नील व्यापारी के विरुद्ध प्रथम आवाज 1859 में नदिया एवं यशोहर नामक स्थान पे होता है, और 1860 में नील दर्पण जो कि नील व्यापारियों के विरुद्ध जो प्रथम आवाज था उनको प्रकाशित किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद कवि मधुसूदन दत्त द्वारा किया गया, और जो कि नील दर्पण पत्रिका है दीनबंधु मित्र के द्वारा प्रकाशित किया गया। चलिए अब हम, ये हो गया कि प्रथम आवाज कब बुलंद किया गया, और ये दूसरा ये चीज है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नील से संबंधित ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि प्रथम कोठी कहां बना। तो प्रथम कोठी, नील की प्रथम कोठी की प्रथम कोठी किसके द्वारा? हिक्की के द्वारा बनाया गया। किस क्षेत्र में? बाड़ा क्षेत्र में इसको बनाया गया था। बाद में आपको मोतिहारी तुरकोलिया आदि जगह पे बनाया गया। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछ सकता है प्रथम नील की कोठी किसके द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल हिक्की के द्वारा ये बनाया गया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो खेती होती थी, किसानों के द्वारा खेती, नीली खेती की जाती थी, वो कितने प्रकार से की जाती थी। तो जो नील की खेती की जाती थी, तो वो नील की खेती कितने प्रकार से की जाती थी? तो वो दो प्रकार से की जाती थी। एक बोलते थे, एक विधि को बोलते थे जिरात, और दूसरे को बोलते थे आसामी बाढ़। जिरात में क्या होता था? जिरात में यह होता था कि जो नील व्यापारी हुआ करते थे, वो सारे जितने भी वो कृषि से संबंधित सामग्री थे वो उपलब्ध कराया जाता था, और किसानों के द्वारा नील की खेती की जाती थी। जैसे बैल हल है, ये सारी उपलब्ध कराया जाता था। और असीमाबाद क्या था? असीमाबाद था कि इसमें भी 3 प्रकार के थे। असीमाबाद भी 3 प्रकार के थे। एक था 3 कठिया प्रणाली, इसमें चलता था। दूसरा था इसका एक 3 कठिया प्रणाली था, और एक का नाम था, आपको बता दें, एक का नाम था कुरतौली।
कुर्तौली और एक विधि था खुश्की या कुश्की ऐसे ही था। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या था, खुश्की या कुश्की है, आप देख लीजिएगा। तो सबसे अधिक प्रचलित क्या था, तो ये था उस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित था 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली क्या था, यदि आपके पास 1 बीघा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना पड़ेगा। मतलब 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। कुर्तौली क्या था, ये कुर्तौली एक प्रणाली था जिसके अंतर्गत आप क्या कहते हैं, एक था बंधक प्रथा। आप लोग पढ़े होइएगा बंधक प्रथा। बंधक प्रथा क्या था, जिसके यदि आपको कुछ रुपया कोई देता है तो उसके अलावा कुछ चीज आपको गिरवी रखना पड़ता था, वो कुर्तौली था। और खुश्की उतना प्रचलित नहीं था, इसलिए इतना पढ़ना ये आएगा भी नहीं, ये सब जो आएगा 3 कठिया प्रणाली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये 3 कठिया प्रणाली। ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इस फॉर्मेट में पूछेगा। आपसे पूछ सकता है 1 बीघा में कितना जमीन पे नीली खेती करना होगा, तो 1 बीघा में 3 कट्ठा, ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आप लोग उधर नोट कीजिए, तब तक मैं इधर मिटा रहा हूं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे, अब होगा राजकुमार शुक्ल की एंट्री होगी। अब तो राजकुमार शुक्ल ने क्या क्या किया, ये सब चीज़ अब हम लोग पढ़ेंगे। राजकुमार शुक्ल की एंट्री होगी अब, तो काफ़ी मजा आएगा, लोग देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे राजकुमार शुक्ल के बारे में। अब देखेंगे हम लोग राजकुमार शुक्ल के बारे में कि राजकुमार शुक्ल का एंट्री कैसे होगा। राजकुमार शुक्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज, राजकुमार शुक्ल का कहाँ के रहने वाले थे, तो सतवड़िया गांव के रहने वाले थे, ये थे वहां के बासिंदा थे। तो क्या होता है कि एक था बेलवा कोठी, और इसके प्रशासक कौन थे, इनके प्रशासक थे, कह सकते हैं बेलवा कोठी के बेलवा कोठी के नील व्यापारी क्या, बेलवा कोठी के नील व्यापारी का नाम क्या था, एमडन। तो एमडन साहब थे। तो वो क्या थे कि वो इतने क्रूर थे, इतने क्रूर थे कि उनके डर से चारों तरफ भय का माहौल बना हुआ था, चारों तरफ भय का माहौल था। तो क्या होता है कि इनके अगेंस्ट एक बार राजकुमार शुक्ल जाते हैं थाने में और इनके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखवा देते हैं, लेकिन इनकी पकड़ प्रशासन पे इतनी थी कि उल्टे राजकुमार शुक्ल को अरेस्ट कर लिया जाता है और बहुत प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित इतना किया जाता है कि वो राजकुमार शुक्ल सोच लेते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि अब इस नील व्यवस्था को खत्म कर ही मानेंगे। तो राजकुमार शुक्ल इसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दिए। इनमें इनका सहयोग देते हैं मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद, संत राउत और ब्रजकिशोर,
ये सब आदि लोग इनको सपोर्ट करते हैं। और ये जाते हैं कानपुर। कानपुर जाते हैं तो कानपुर में उनकी मुलाकात होती है गणेश विद्यार्थी जी से, और गणेश विद्यार्थी जी ने ही इनको सुझाव दिया कि आप जाइए गांधी जी से मिलिए, जो आपका जो दुख है उसका बेड़ा पार गांधी जी ही कर सकते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा, किसके सुझाव पर गांधी जी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से संपर्क किया? तो वो तो गणेश विद्यार्थी जी से के कहने पर वो गांधी जी से संपर्क किया। तो चलिए इसी चीज को आप इतना मैंने बताया, तो अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं। तो इस चीज नील अत्याचार के विरुद्ध इनका सहयोग कौन करता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है मतलब स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन में। तो एक थे मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद धड़ींधर संत राउत पीर मोहम्मद पीर मोहम्मद, ये लोग इनका इस नील अत्याचार के विरुद्ध सहयोग कर रहे थे। तो अब क्या होगा कि जब वो सहयोग करेंगे तो ये लोग चले जाएंगे कहाँ पे? ये चले जाते हैं ये लोग चले जाते हैं कानपुर चले जाते हैं, जहाँ पे वो गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलते हैं। तो अब हम लिखेंगे, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? कानपुर में। और यहाँ पर कहाँ से ये लोग किससे मिलते हैं? तो ये लोग मिलते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिलते हैं, और इन्होंने सुझाव दिया, तो क्या सुझाव दिया? सुझाव यह दिया कि गांधी जी से संपर्क करने के लिए सुझाव देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनके कहने पे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले। तो इसका आंसर होगा कि राजकुमार शुक्ल जब कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिले, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के कहने पे ये गांधी जी से मिले। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि गांधी जी ऐसे नहीं आते हैं, कैसे उनसे मिले, तो उसका प्रोसेस है। और इन्हीं के द्वारा 1915 में एक लेख प्रकाशित किया जाता है, जिसका शीर्षक रहता है चंपारण के अंधेरा। काफी भी क्वेश्चन है। ये 1915 में एक लेख प्रकाशित किया जिसका नाम है चंपारण के अंधेरा। तो अब क्या होता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी गांधी जी से मिलने के लिए सुझाव दे देते हैं। अब क्या करें? अब राजकुमार शुक्ल सोचने लगते हैं कि गांधी जी से मिलना है, अब कैसे मिला जाए। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन होने वाला उस टाइम होता है। तो क्या होता है कि चलते हैं सभी लोग, ये जितने थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धीरेन्द्र संत, ये सब जो कुछ प्रमुख आदमी थे जो चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, वो लोग पहुंच जाते हैं लखनऊ। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहुंच जाते हैं, जो कि 31वां अधिवेशन था और जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार द्वारा किया जाता है। और आपको पता होगा
1916 के अधिवेशन में ही नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है और इसी में राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं और गांधी जी से मिलते हैं और और वहाँ गांधी जी से मिलकर अपनी जितनी जो बात थी, जो भी उनकी पीड़ा थी उनको बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है। उनकी बातें सुनकर गांधी जी काफ़ी द्रवित हो गए और उन्होंने राजकुमार शुक्ल को आश्वासन दिया कि आप जाइए, हम इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करेंगे। और इसी में बिहार संबंधित 2 प्रस्ताव पेश किया जाता है। एक प्रस्ताव यह है कि पटना विश्वविद्यालय प्रस्ताव होता है, दूसरा था चंपारण के नील व्यापारी एवं कृषकों के संबंधित प्रस्ताव होता है, जिनका जो ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के द्वारा पेश किया जाता है। तो चलिए अब इन्हीं सब चीज को हम लोग लिख लेते हैं। और इसी सब चीज को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब होता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार द्वारा किया जाता है। और इस अधिवेशन में गांधी जी भी उपस्थित थे। अधिवेशन में गांधी जी उपस्थित होते हैं। उन्होंने राजकुमार शुक्ल की बात सुनते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम आप लोगों को जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध हम लोग आवाज उठाएंगे। तो चलिए इसमें लखनऊ अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहला प्रस्ताव पटना विश्वविद्यालय प्रस्ताव होता है और दूसरा होता है नील व्यापारी एवं नील किसानों का प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेगा तो ये आपसे पूछ सकता है कि यह प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? प्रस्ताव पेश किनके द्वारा किया जाता है? ब्रज किशोर प्रसाद सिंह के द्वारा यह प्रस्ताव किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया आपको। तो राजकुमार शुक्ल मिलते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी से। इन्होंने सुझाव दिया कि आप जाइए गांधी जी से मिलिए। तो इनके सुझाव को मानकर राजकुमार शुक्ल 1916 के अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं। 1916 के अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं जहाँ पे गांधी जी भी उपस्थित रहते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार द्वारा किया जाता है। और इस अधिवेशन में
बिहार संबंधी 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। एक प्रस्ताव ये रहता है कि पटना विश्वविद्यालय प्रस्ताव, और दूसरा नील एवं नील किसानों के संबंधित ये प्रस्ताव रहता है। और इस प्रस्ताव का अनुमोदन को उनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रस्ताव का अनुमोदन ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा किया जाता है। अब क्या होता है कि इस जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अब क्या होता है कि अब गांधी जी आते हैं बिहार, अब आंदोलन शुरू हो गया। तो पहले वो पटना पहुंचते हैं, जहाँ पे मजहरूल हक के घर पे निवास करते, उसके बाद मुजफ्फरपुर आते हैं। मुजफ्फरपुर आने के बाद जेबी कृपलानी एवं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाता है। वहाँ जाकर वो वहाँ के कमिश्नर से भी मिलते हैं, जो कमिश्नर बोलते हैं कि ठीक है, आप यहाँ जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए क्योंकि आप यहाँ के निवासी नहीं हैं। लेकिन गांधी जी मानते नहीं हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं मोतिहारी, चंपारण चले जाते हैं और वहाँ जाकर किसानों से बात करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और समस्या सुनने के उपरांत वो निर्णय करते हैं कि जो यहाँ के जो बिहार के जो सचिव हैं उनको एक पत्र लिखते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें एलजी से लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना है जो कि रांची में था, और वहाँ के बाद आपको सारी समस्या। मात्र ये 6 महीना चलती है और ये ऐसा आंदोलन था जो मात्र 6 महीना चले, और 6 महीना में ही भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी को यह स्थापित कर देती है। यह चंपारण आंदोलन की सफलता गांधी जी को स्थापित कर देती है। और इसी आंदोलन ने गांधी जी को महात्मा बना दिया। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के उपरांत किनके द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई? तो यह महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। तो ये काफ़ी, क्योंकि यह इसमें कोई लाठी डंडा नहीं चला, यह बस सत्य और अहिंसा सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम से क्लियर है, आप लोग जानते हैं। कुछ नहीं, बस विनय के साथ वो आंदोलन करने लगे और अंततः 6 महीने के कठिन परिश्रम के बाद यह चंपारण संबंधित जो भी समस्या थी उसका निदान होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। अब गांधी जी का एंट्री होगा बिहार में। अभी तक तो राजकुमार शुक्ल जी पूरा घूम रहे थे, अब आएंगे गांधी जी बिहार में और क्या करेंगे हम लोग एक एक करके हम लोग अब देखेंगे। चलिए हम लोग अब शीर्षक डाल देते हैं, गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी एवं चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी एवं, यहाँ से काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए यहाँ से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी बिहार पटना कब आते हैं? 9 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान पटना आए तो वो किनके यहाँ विश्राम किए? ये काफ़ी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो ये पटना जो आते हैं तो एक आदमी थे मजहरूल हक के यहाँ पे निवास करते हैं। तो किनके यहाँ? मजहरूल हक के यहाँ ये निवास करते हैं। तो
मजरूल हक के पास निवास करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद गांधी जी पटना से मुजफ्फरपुर आ जाते हैं, जहाँ पे रात्रि में कहाँ विश्राम करते हैं, रात्रि में जे.बी. कृपलानी के यहाँ निवास करते हैं। जहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो जे.बी. कृपलानी एवं उनके बहुत सारे विद्यार्थी, इनका गांधी जी का भव्य स्वागत यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे भव्य स्वागत इनका किया जाता है। और यहाँ पर जब आते हैं मुजफ्फरपुर में गांधी जी, यहाँ पे जब गांधी जी आते हैं तो यहाँ पे गांधी जी आते हैं तो यहाँ पे चंपारण से भी बहुत लोग मिलने आते हैं। और जे.बी. कृपलानी के निवास पे गांधी जी रात्रि विश्राम करते हैं। और यहाँ पे जो चंपारण से जो किसान आए हुए रहते हैं, वो उनकी सारी समस्या को सुनते हैं। और समस्या को सुनने के बाद तो गांधी जी वहाँ के जो कमिश्नर थे, तिरहुत मंडल के जो आयुक्त थे, मर्सेड, तिरहुत कमिश्नरी के आयुक्त जिनका नाम था मार्सेड, उनसे मिलते हैं, मार्सेड से मिलते हैं। और जैसे ही मार्सेड से मिलते हैं तो मार्सेड साहब बोलते हैं गांधी जी को कि आप तुरंत तिरहुत को छोड़ दीजिए, तुरंत तिरहुत छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए क्यों, ये मार्सेड गांधी जी को छोड़ने के लिए क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि मार्सेड का कहना था कि गांधी जी ये तिरहुत कमिश्नरी के निवासी नहीं है, इस कारण यहाँ जो भी समस्या है इसके बीच में इनका टांग अड़ाना इनका अधिकार नहीं है। इस अधिकार के तहत गांधी जी को वापस जाने के लिए बोला जाता है। लेकिन गांधी जी भी बहुत रिजिड माइंडेड थे। वो जिस उद्देश्य के लिए आए, उद्देश्य को बिना पूरा किए कैसे जा सकते थे। उन्होंने मर्सेड साहब थे, इनके बात का अवहेलना करते हैं और इसके बाद पहुंच जाते हैं मोतिहारी, अपने समर्थकों के साथ पहुंच जाते हैं मोतिहारी, जहां पे मोतिहारी के वकील गोरख प्रसाद से मिलते हैं। वही गोरख प्रसाद जो राजकुमार शुक्ल जी का काफ़ी सहयोग करते हैं, वो उनसे मिले और जो वास्तु स्थिति थी उनके बारे में जानकारी गोरख प्रसाद से प्राप्त करते हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी तक हमने पढ़ा है कि 9 अप्रैल 1917 को मजरूल हक के यहाँ पर रुकते हैं, घर पर विश्राम करते हैं। अगले दिन मुजफ्फरपुर में जे.बी. कृपलानी जी के यहाँ रुकते हैं, जहाँ पर उनके विद्यार्थियों को द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। उसके बाद तिरहुत के आयुक्त मर्सेड से मिलते हैं और गांधी जी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन मर्सेड उनकी बात को नहीं मानता है। उन्होंने मर्सेड देता है कि आप यहाँ के निवासी नहीं हैं, इसलिए आप तुरंत यथाशीघ्र बिहार को छोड़ दीजिए, तिरहुत को छोड़ दीजिए। लेकिन गांधी जी बात को नहीं मानते हैं और वो मोतिहारी पहुँच जाते हैं, जहाँ मोतिहारी के वकील थे गोरख प्रसाद, उनसे वहाँ की वास्तुस्थिति की जानकारी लेते हैं। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए।
अब गांधी जी मोतिहारी पहुंच चुके हैं। उनकी वहाँ की जो समस्या है वो भी सुने, जनता की जो समस्या थी वो भी सुने। अब क्या होता है कि जैसे ही गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं तो मोतिहारी का जो कमिश्नर था, कमिश्नर हाईकॉक, वो एक अधिसूचना जारी करता है, एक अधिसूचना जारी करता है। और इसमें गांधी जी को बोला जाता है कि आप यथाशीघ्र चंपारण छोड़ दें। लेकिन गांधी जी बात नहीं मानते हैं और वो चंपारण नहीं छोड़ते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं कि इसकी जो किसानों का जो ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका जब तक निदान नहीं होगा तब तक वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। तो ये मना कर देते हैं। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही मना करते हैं तो एक पत्र, जो बिहार के जो सचिव हैं उनको एक पत्र लिखते हैं कि जो बिहार के जो गवर्नर हैं एलजी हैं उनसे मिलना है। तो 4 अप्रैल को ये पत्र लिखते हैं, 4 अप्रैल 1917 को। और उधर से जो बिहार के जो सचिव थे उनका रिप्लाई आता है कि ठीक है, आप जो एलजी साहब हैं आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन एलजी साहब से मिलने के लिए गांधी जी को रांची जाना पड़ेगा। तो अभी रांची भेजेंगे गांधी जी को वहाँ पे मिलने के लिए। और उनसे किनसे मिलेंगे, किनके यहाँ निवास करेंगे, ये सारे चीज़, ये जो सारे तथ्य हैं वो मैं आपको वो सभी चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। एलजी का नाम क्या था? एडवर्ड अल्बर्ट गेट। जो बिहार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। इनसे मिलने के लिए गांधी जी एक पत्र लिखते हैं। गांधी जी पत्र लिखते हैं। किसको पत्र लिखेंगे? तो वो बिहार के जो सचिव थे उनको पत्र लिखते हैं। तो आप लोग ये मत पूछिएगा कि उसमें बिहार का सचिव कौन थे, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट है। तो गांधी जी पत्र लिखते हैं कि बिहार सचिव से कि वो उनसे मिलना है। तो वहाँ से जो रिप्लाई आता है, जवाब दिया जाता है कि आप 4 जून 1917 को एलजी साहब से आप मिल सकते हैं। एलजी साहब से आप मिल सकते हैं। तो क्या होता है कि इनसे मिलने के लिए गांधी जी कहाँ जाते हैं? गांधी जी रांची जाते हैं, जहाँ पे आर्य समाज के बैरिस्टर
आर्य समाज के बैरिस्टर जिनका नाम था बैरिस्टर श्याम कृष्ण सहाय, श्याम कृष्ण सहाय। गांधी जी रांची आते हैं, जहाँ पे श्याम कृष्ण सहाय जी से मिलते हैं और उन्हीं के घर पे रुकते हैं और जो चंपारण संबंधी जो समस्या है उनके बारे में बातचीत करते हैं। और अगले दिन ये एलजी से मिलते हैं और जो भी किसान संबंधित समस्या है वो एलजी साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सुनाते हैं। जिसके बाद एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन होता है। एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन होता है जिनमें 2 होते हैं, जिसमें 6 सदस्य। आप सारे सदस्य का नाम याद मत रखिए, बस 2 चीज याद रखिए। जो गोरे लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? और एक आपके पास आ जाएगा भारतीयों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे इसमें। तो गोरे लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो एक अंग्रेजी महोदय रीड साहब कर रहे थे। और भारतीयों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो चलिए तब तक आप इसको नोट कीजिए फटाफट। तो मैंने बताया कि एडवर्ड गेट से मिलने के लिए गांधी जी पत्र लिखते हैं बिहार सचिव को। वहाँ से जवाब आता है कि आप 4 जून को आप उनसे मिल सकते हैं। तो 4 जून का जो डेट फाइनल होता है तो उसके लेकर गांधी जी रांची जाते हैं, जहाँ पे आर्य प्रधान के बैरिस्टर श्याम कृष्ण सहाय जी से मिलते हैं। और मतलब इस टॉपिक को लेकर काफ़ी चर्चा होती है और यह बात एडवर्ड अल्बर्ट गेट के सामने रखा जाता है, जिसको रखा जाता है कि चंपारण किसानों को वास्तु स्थिति को इनके सामने रखा जाता है। उसके जांच के लिए एक 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें गोरे लोगों का प्रतिनिधित्व डी रीड कर रहे थे और भारतीयों का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी कर रहे थे। तो ये हो गया। और इसके लेकर जो जब जांच समिति बनती है तो क्या जांच समिति का क्या काम है? यह जाकर यह जांच करने लगती है कि क्या वास्तव में ऐसा है या कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो हर जगह जाकर ये जांच समिति जांच करती है और अपना रिपोर्ट पेश करती है। तो आगे हम लोग इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस समिति का नाम क्या था? इस समिति का जो नाम था उसका नाम था चंपारण एग्रियन समिति। इसका नाम चंपारण एग्रियन समिति। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब चीज को। तो इसका नाम था चंपारण एग्रियन समिति। जैसे इसका गठन होता है तो इससे इस समिति का गठन होता है तो इसका प्रथम बैठक 17 जुलाई 1917 को कहाँ होता है? बेतिया में किया जाता है। और बाकी जो भी चंपारण नील किसानों संबंधी जो भी समस्या है वो समस्या को अच्छे से जांच किया जाता है। और 3 अक्टूबर 1917 को यह रिपोर्ट
पेश किया जाता है। रिपोर्ट पेश किया जाता है, और जो रिपोर्ट पेश किया जाता है उसके आधार पे जो तीन कठिया प्रणाली थी जिसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसको तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है, और जो चंपारण किसानों का जो शोषण किया जाता है, जितने उनसे रुपया शोषण किया जाता है उसका 25% वापस कर दिया गया 25% वापस कर दिया गया। तो अब क्या होगा, ये रिपोर्ट पेश हो गया, तो जो रिपोर्ट पेश किया जाता है उस आधार पे 1918 में एक अधिनियम आता है जिसका नाम है चंपारण अधिनियम 1918। 1918 में एक अधिनियम आता है जिसका नाम है चंपारण अधिनियम 1918 आता है, जिसमें जो ये दोनों व्यवस्था थी, जिसमें क्या थी, तीन कठिया प्रणाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह गांधी जी बहुत कम समय में ही जो नील किसानों की जो समस्या थी उसे वो निजात दिला देते हैं, और जिसके कारण इनकी महात्मा गांधी की ख्याति पूरे भारत में फैल जाती है। वो ख्याति क्यों फैलती है? क्योंकि सत्य अहिंसा का प्रथम प्रयोग और सत्याग्रह का भारत में प्रथम प्रयोग गांधी जी यही करते हैं, जिसके कारण इनको देव पुरुष, यह आंदोलन उनको देव पुरुष बना दिया जाता है। पालन क्या कहते हैं उसको, पालनहर्ता बना दिया जाता है उनको। और इसी के उपरांत महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया जाता है? महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो काफी बार आता है कि महात्मा को उपाधि किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया। और ये क्वेश्चन ना के बराबर चांस है कि बने कि जो राजकुमार शुक्ल हैं जो गांधी जी को अब पत्र में किस शब्द से संबोधित किए थे, तो वो था बापू कहकर संबोधित किए थे। पहला बार वही बापू का जो कह के संबोधित किए थे। तो चलिए अब कुछ एक दो पॉइंट है वो मैं फटाफट कवर कर दे रहा हूँ कि जो पूछ भी सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज का जो ट्रेंड चल रहा है कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि आपने देखा जो बिहार के जो एग्ज़ाम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ भी पूछ दे रहा है, पागल की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि एक भी पॉइंट ना छूटे। तो इसमें चंपारण सत्याग्रह में सहयोग कुछ लोगों का नाम मैं लिख दे रहा हूँ जो काफ़ी सहयोग किए थे। इनका सहयोग कौन कौन किए थे? तो जेबी कृपलानी, दूसरा ब्रज किशोर प्रसाद सिंह, तीसरा
राजेंद्र प्रसाद, चौथा गोरख प्रसाद, जो प्रमुख व्यक्ति है बस मैं उन्हीं का नाम लिख रहा हूँ। पांचवा धरिंदर सिंह। ये कुछ लोग हैं जो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के समय काफी सहयोग किए। एक है, एक और देते हैं, महादेव देसाई। महादेव देसाई करते हैं। इसमें यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि चंपारण सत्याग्रह की अवधि कितनी थी? वो 6 महीना थी। चंपारण सत्याग्रह की अवधि कितनी अवधि थी? तो 6 महीना में ही, 6 महीना में भी ये जो किसान के जो अन्याय हो रहा था उनसे वो मुक्ति दिला देते हैं। तो इससे लगभग सारा पॉइंट, हाँ एक है क्वेश्चन है जो काफी बन सकता है। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया यहाँ था? तो एमजी रंगा के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था। तो ये पॉइंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो बता ही दिया कि सहयोग कौन कौन किया। तो जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह सहयोग करते हैं, राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, हरिंदर सिंह, महादेव। चंपारण सत्याग्रह का अवधि क्या रहता है? वो 6 महीना रहता है। और चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसके द्वारा किया जाता है? तो एमजी रंगा के द्वारा विरोध किया जाता है। एक और पॉइंट है, बहरवा लखसेर में गांधी जी के द्वारा 14 नवंबर 1917 को एक विद्यालय का स्थापना किया जाता है। विद्यालय की स्थापना किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके शिक्षक कौन होते हैं? बवन गोखले इनके शिक्षक होते हैं। तो ये हुआ कुछ पॉइंट। तो ये बवन गोखले हो गए। यही सब तो कुछ पॉइंट है। तो ये आपका हो गया समाप्त चंपारण सत्याग्रह। और कुछ तो पॉइंट नहीं छूट रहा इसमें, नहीं छूट रहा है। तो चलिए, जो भी छूटेगा वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा जरूर बताएं। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम पंचायत, आप वहाँ जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज इतना ही रन देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल काफ़ी पढ़ना है। आगे गांधी जी के बारे में जो यात्रा है वो नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।